हेलो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल विच इज अ वन ऑफ द टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम लोग इस वीडियो में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपको कुछ बेसिक चीजें विच इज अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम वो पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश है और ये है ए गैसियस प्लस बी गैसियस विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी गैसियस प्लस डी गैसियस। ठीक है, यहां पर ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये इधर जा रहा है तो हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब रिवर्स आता है तो हम इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन एंड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो है रिएक्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट में वापस बनता है। तो जब ये दोनों का स्पीड अगर सेम आ जाए, है ना, मतलब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड स्पीड ऑफ बैकवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर ये कंडीशन आ गया किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, क्यों? क्योंकि ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, दोनों तरफ जा रहा है। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन चल ही रहा है, बट दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ए है और ये इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। तो अगर हमने किसी टाइम पर देखा तो जब ए का अमाउंट 10 मोल्स था और बी का अमाउंट, ये बी है, तो बी क्या था, मान लेते हैं कि 3 मोल था, और अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि दो एटम 1 सेकंड के अंदर इधर जा रहा है, तो दो एटम इधर भी आ रहा है। तो हर एक सेकंड आप जब देखोगे तो दो इधर गया, है ना, ए से बी की ओर गया, और एट द सेम टाइम बी से ए की ओर भी दो एटम आया। तो क्या ये 10 का 10 ही रह गया और ये 3 का 3 ही रह गया क्या? ठीक है, सेम फिर अगला 1 सेकंड में आप देखोगे तो फिर ये दो उधर गया तो दो वापस भी आया, तो ये फिर 10 का 10 और ये 3 का 3 ही रह गया। इसका मतलब ये है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन ए का एंड बी का सेम ही रह रहा है। तो इसका मतलब ये है, लगेगा आपको कि ये रिएक्शन रुक चुका है। अगर रिएक्शन रुका नहीं होता तो क्या होता, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होना चाहिए था, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रुका हुआ है रिएक्शन, वो रिएक्शन क्या है, वो अपना इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है क्या? अब ध्यान से समझिए कि अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो चुका है तो इस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया है तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि आपको रेट लिखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और हम अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक ये ली चार्टियर्स प्रिंसिपल है, तो हम बस ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है तो हम उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, विच इज केसी या फिर केपी हो सकता है। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केपी का मतलब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बट केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमको लिखना है, मान लेते हैं कि जो ऊपर में एग्जांपल लिखे थे केसी, उसके लिए लिखना है तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट ऑफ सी, उसका पावर में कोइफिशिएंट स्मॉल सी, और रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ऑफ डी, है ना, के साथ में डिवाइडेड बाई ए का पावर ए, बी का पावर बी। ये आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से। इस एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं है, मतलब कहीं रिलेशन नहीं है विथ ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ठीक है,
ये कैसे आया, तो ये आपको समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ये है, तो यहाँ पर ये जो सी है ना, के सी का जो वैल्यू लिखे हम लोग, सी का कॉन्सेंट्रेशन, डी का कॉन्सेंट्रेशन, फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। यानी कि ये सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन लिखे हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमें इक्विलिब्रियम के अलावा कॉन्सेंट्रेशन लिखना है ए बी सी डी का, तो हम वहां पर केसी वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। ये भी हो सकता है सी के टर्म में या फिर क्यूपी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जब हम इसको लिखेंगे क्यूसी, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, और उसका पावर क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनका। बट डिफरेंस ये है कि ये जो केसी में आपने लिखा, ये जो केसी में आपने जो लिखा, सी का कॉन्सेंट्रेशन, डी का कॉन्सेंट्रेशन है ना, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये उस टाइम का है जब इक्विलिब्रियम हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा क्यूपी, है ना, और चाहे क्यूसी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है सी डी ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये उस टाइम का है जब इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है। मतलब एट एनी मोमेंट, है ना, ये क्या है, ये वाला क्या है, concentration of reactant and products at any moment other than equilibrium। क्लियर है क्या, क्यूसी एंड क्यूपी। अब यहां पे देखिए, अगर क्यूसी का वैल्यू और केसी का वैल्यू, मतलब क्यूपी या फिर केसी का वैल्यू ऐसे, ठीक है, अगर हम रिलेट करें तो हो सकता है कि ये ज्यादा आ जाए, ये भी हो सकता है कि क्यूसी लेस हो जाए केसी से, या फिर ये भी हो सकता है कि क्यूसी और केसी सेम भी हो जाए। तो अगर ये वाला कंडीशन आया, तो हम बोलेंगे कि क्यूसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया है केसी से, है ना, या फिर प्रेशर के टर्म में भी बोल सकते हैं क्यूपी ग्रेटर देन केपी। एनीवे, तो ये अगर कंडीशन आया पहला, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, तो हम बोलेंगे कि इस केस में रिएक्शन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वो जाएगा बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट से ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर क्यूसी कम हो गया, तो ये फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, नेट फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम था तो किसी एक तरफ तो नेट नहीं जा रहा था, दोनों साइड सेम सेम स्पीड से जा रहा था। बट पहला कंडीशन ये होगा, तो हम बोलेंगे कि वो, उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा टुवर्ड्स द बैकवर्ड, यानी वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। और ये अगर कंडीशन हुआ तो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड जाने का स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू बैकवर्ड, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बढ़ेगा। और अगर ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो तो इक्विलिब्रियम पर है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर ही है, और इक्विलिब्रियम पर नो नेट शिफ्ट, किसी एक डायरेक्शन में वो शिफ्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलर वो शिफ्ट करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एट द सेम स्पीड। ठीक है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले मेरा बताने का ये जानना था कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एक वर्ड हम लोग लिखते हैं विच इज डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या है, ध्यान से समझ लेना। डेल्टा एन जी क्या है कि प्रोडक्ट के साइड में जितना भी गैसियस चीजें होंगी, है ना, प्रोडक्ट के साइड में जितना भी गैसियस चीज होगा, उसका कोइफिशिएंट का सम, जैसे मान लेते हैं कि इसका कोइफिशिएंट स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी, इसका स्मॉल सी और इसका स्मॉल डी। तो प्रोडक्ट के साइड में जो गैसियस है सी और डी है, तो उसका कोइफिशिएंट क्या है, सी है और डी है, तो इनका सम। और रिएक्टेंट के साइड में जो भी गैसेस है उनका सम, उनके कोएफिशिएंट का सम, और दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है? ये आपका क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल ये है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी का मतलब होता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एनजी। तो अब हम लोग रेडी हैं फॉर द ली चैटियर्स प्रिंसिपल के लिए। सो ली
चैटलियर्स प्रिंसिपल से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यूसी केपी का, क्यूसी एंड केसी के बीच का रिलेशन, एंड डेल्टा एनजी क्या होता है। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर, विच इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। देखो बाबू, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से समझो। मान लेते हैं कि आप मस्त नींद में सो रहे हो, सुबह सुबह ऑब्वियसली कोई जगना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन किसी तरह से आप ऐसे सोए हो कि आपके चेहरे पर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, आपका नींद अभी पूरा हुआ भी नहीं, आप सोना और चाहते हो, तो क्या करोगे? जल्दी से, मतलब वो जो सनलाइट आपके चेहरे पर आ रहा है, आपके आंख पर आ रहा है, वो क्या कर रहा है? आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके नींद में डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप जल्दी से क्या करोगे? उस डिस्टरबेंस को हटाने का कोशिश करोगे, एम आई राइट? उस डिस्टरबेंस को हटाने की कोशिश करोगे, तो क्या करोगे? जल्दी से जग के या तो विंडो पर पर्दा डालोगे, या फिर कुछ ऐसा करोगे, या फिर अपना पोजीशन चेंज कर लोगे, ताकि वो आपके आंखों पर ना आए, ठीक है, और आपका नींद डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और फिर जैसे आपने उस डिस्टरबेंस को दूर किया, और फिर आप अपने लग गए सोने में। तो ऐसे ही होता है केमिकल रिएक्शन के बारे में भी। अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और अगर उसमें हमने कुछ डिस्टरबेंस कर दिया, है ना, अगर कोई इक्विलिब्रियम है और उसमें अगर मैंने डिस्टरबेंस कर दिया, तो क्या होगा? वो रिएक्शन चाहेगा कि हम उस डिस्टरबेंस को कैंसल आउट करें और वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, तो स्टेटमेंट ये है कि डिस्टर्बिंग ए सिस्टम एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम, इसके कारण से क्या होता है? शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम in a direction in a direction that counters the disturbance, काउंटर द डिस्टर्बेंस। ये स्टेटमेंट है आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का, कि अगर कोई एक इक्विलिब्रियम में हम कोई डिस्टर्ब करते हैं, कुछ भी चेंज करके, हम बताएंगे क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या करेगा? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि वो वापस से क्या हो सके? ठीक ठाक हो सके। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आपने गार्डन में सी सॉ देखा होगा, है ना। इधर क्या है? ए है, और इधर बी है। इस साइड क्या है? सी है और डी है। तो आप इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि ये दोनों सेम सेम स्पीड से चल रहा है अपना, ठीक है, एकदम इक्विलिब्रियम पर। ऐसे जितना सी ए और बी है, उतना ही सी और डी है। तो मैंने क्या किया कि डी को बढ़ा दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डी, और इस साइड, ये सेकंड साइड बोल लेते हैं इसको फर्स्ट साइड, तो डी के साइड में ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या वो, ठीक है। ये सी हो गया और ये डी हो गया, और ये क्या हो गया? ए और बी, है ना। ऐसे हो जाएगा डी बढ़ाने से। तो ये क्या होना चाहेगा? कुछ इधर आएगा, ताकि वो वापस से ठीक ठाक हो सके, अपना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके, ये सीधा वाला स्टेट में आ सके। तो सी और डी में से कुछ चीज निकल कर कहाँ जाएगा? ए और बी के साइड, ताकि इधर जो वजन बढ़ा, वो थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाए और फिर अपना सीधा हो जाए। क्लियर है क्या? अब देखो, वापस से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पर आते हैं, रिएक्शन पर ही आते हैं, ठीक है। देखो, डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है? डिस्टरबेंस हो सकता है, पहला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम। तीसरा हो सकता है चेंज इन प्रेशर। चौथा हो सकता है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ये चार चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। लेट्स सी, ये अपना एक कोई रिएक्शन है ए और बी के साथ में, ठीक है। पहला हम लोग बात कर रहे हैं, पहला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना एक रिएक्शन है। अगर मैं इसका लिखना चाहूं क्यू सी, इसका कोई ना कोई एक केसी होगा, ठीक है, फिक्स होगा केसी। केसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जब तक आप टेम्परेचर में डिस्टरबेंस नहीं करोगे, तब तक से उसका केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। कुछ और ये सब जो ऊपर मैंने मेंशन किया, ये सब डिस्टरबेंस करने से क्या होता है
कि उसका क्यूसी डिस्टर्ब होता है, राइट, उसका क्यूसी केसी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो क्यूसी अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डिवाइडेड बाई बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन। अब इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, बी बढ़ा दिया, है ना, देखो ध्यान से, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्यूसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्यूसी ऐसे भी तो बढ़ सकता था, और ए के बढ़ाने से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बढ़ाने घटाने से, सॉरी, ठीक है, ए के डिक्रीज करने से या फिर बी के इंक्रीज करने से, ए डिक्रीज हो जाए या फिर बी इंक्रीज हो जाए तो ओवरऑल क्या इंपैक्ट करेगा, क्यूसी बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं या फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन घटा दो, इसके कारण से क्या होगा, क्यूसी घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर क्यूसी बढ़ गया यानी कि क्यूसी क्या हो गया, केसी के बराबर। जब हमने कुछ भी इंक्रीज चाहे डिक्रीज नहीं किया था तो वो इक्विलिब्रियम पर था, यानी कि उस समय क्या था, केसी और क्यूसी इक्वल था। लेकिन मैंने कुछ डिस्टरबेंस किया, या तो बी बढ़ा दिया या तो ए घटा दिया, जिसके कारण से क्यूसी बढ़ गया, मतलब क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया। ठीक है क्या, क्यूसी क्या हो गया, ग्रेटर देन केसी हो गया। और सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ, मैंने बी घटाया या फिर ए बढ़ाया, ठीक है, जिसके कारण से क्यूसी क्या हो गया, घट गया, और यहां पर क्यूसी बिकम्स लेसर देन केसी। अब आपको पता है कि क्यूसी अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब, बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बनने लगेगा, फॉरवर्ड का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ए और बी क्या है, समझ लीजिए, ए और बी क्या है, ए है देखो रिएक्टेंट और बी क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहाँ पर क्या है, ए का डिक्रीज करना और बी का इंक्रीज करना, मतलब रिएक्टेंट को घटाना और प्रोडक्ट को बढ़ाने से क्यूसी बढ़ता है, और क्यूसी बढ़ने से क्यूसी ग्रेटर देन हो जाता है केसी से, और ओवरऑल रिएक्शन आपका फॉरवर्ड चला जाता है। ठीक है क्या, सिमिलरली ए के डिक्रीज बढ़ाने से, ए इंक्रीज करने से, मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज करने से और प्रोडक्ट डिक्रीज करने से क्यूसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई क्यूसी विल बिकम लेसर देन केसी, और एज अ रिजल्ट आपका जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं कि वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम के चेंज करने से क्या होता है। जैसे देखो अपने पास एक रिएक्शन है ए, ऐसे, जहां पर 2b है, और यहां पर एक रिएक्शन और लिख रहे हैं, ए और बी के साथ में रिएक्शन है लेकिन यहाँ पर 2a है। आपको साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन में क्या है, डेल्टा एन जी क्या है, 2 - 1, मतलब गैसेस का कोएफिशिएंट माइनस, प्रोडक्ट के साइड में गैसेस जो है उसका कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के साइड में जो गैसेस है उसका कोएफिशिएंट, तो 1 है। 2 - 1 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव। तो ये मैंने कंडीशन लिया, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तब, और यहाँ पर आपको दिख गया होगा डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव है ना। ये दूसरा केस है, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तब। ठीक है, तो अगर आप इसका क्यूसी लिखना चाहो, क्यूसी लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे लिख देंगे क्या। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर हम देख रहे हैं सीधा रिलेशन कि क्यूसी जो है, क्यूसी वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। दिखा क्या, कैसे होगा देखो, एन बी का स्क्वायर कर सकते हैं, वी का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी एन ए लिख सकते हैं। तो ये v और एक v कट गया, तो आपको क्या दिखा, यहाँ पर सिर्फ एक QC बचा और v बचा, तो v के साथ में क्या रिलेशन आया, QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एट द सेम टाइम इधर अगर मैं QC लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, NB डिवाइड बाई वॉल्यूम, NB मतलब मोल्स ऑफ B, है ना, डिवाइडेड बाई Na बाई V का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, NB बाई V इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई Na स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो कि ये V और ये कट गया, तो क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के,
यहाँ पर क्या है, QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का डेल्टा Ng है ना पॉजिटिव है, तो उस केस में वॉल्यूम और QC इनवर्सली होता है, और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो उस केस में QC एंड वॉल्यूम क्या होता है अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये समझ गए। अब देखो इसका खेल, देखो मैजिक देखो। हम क्या बोल रहे हैं कि बाबू वॉल्यूम हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, क्यूसी घट गया। जब वॉल्यूम नहीं बढ़ाए थे तो क्या था, क्यूसी और केसी तो बराबर था ना, अपने इक्विलिब्रियम पर मस्त चल रहा था। लेकिन मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इसके कारण से क्यूसी घट गया। तो क्यूसी लेसर हो गया केसी से, और इसके कारण से ये फिर कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको ये पता है, क्यूसी घटता है, क्यूसी कम होता है केसी से, तो वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। एट द सेम टाइम, या फिर हमने वॉल्यूम घटा दिया है ना, तो क्यूसी क्या हो गया, बढ़ गया है ना। वॉल्यूम घटाने से क्यूसी बढ़ गया क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसके कारण से क्यूसी हो गया ग्रेटर केसी से। तो हम बोलेंगे यहाँ पर फिर ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाया तो क्यूसी भी बढ़ जाएगा। सही बात है ना, क्यूसी बढ़ गया। अब जब क्यूसी बढ़ गया तो क्यूसी हो गया ग्रेटर केसी से, तो ये जाएगा आपका रिएक्शन ओवरऑल बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम टाइम पे वॉल्यूम घटा दिया तो क्यूसी भी घटेगा, जिसके कारण से क्यूसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा केसी से, और ये जाएगा आपका फॉरवर्ड में। तो आप बस ये याद रखो कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है, वॉल्यूम घटाने से बैकवर्ड जाता है। सेम टाइम पे अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा, और वॉल्यूम घटाने से फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। आई होप वॉल्यूम के चेंज के कारण से आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन किस ओर शिफ्ट करेगा। अब आपको देखना है प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। आप ये जानते हो बॉयल्स लॉ, है ना। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहाँ का है, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ। तो अब यहाँ पर देखो, इसका वॉल्यूम के साथ समझ गए ना, प्रेशर समझना बहुत आसान है। ध्यान समझिए, वॉल्यूम बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रहा है, तो वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि प्रेशर घटाओगे तो भी यही काम होगा, क्योंकि प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। तो वॉल्यूम बढ़ाओ या फिर प्रेशर घटाओ, फॉर द डेल्टा एनजी पॉजिटिव, हमेशा क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम घटाने से बैकवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा तब वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है क्या। फिर आप ये ध्यान रखोगे। एंड द सेम हियर, यहाँ पे इस साइड डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो उस साइड वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर घटाने से बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा है ना। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम घटाने से कहाँ गया, फॉरवर्ड गया, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब ना वो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली है, ठीक है क्या। आप ये बात समझ गए। अब हम हैं लास्ट अपने स्टेज पे, एंड मतलब टॉपिक के लास्ट स्टेज पे। और टॉपिक का लास्ट स्टेज ये है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यहाँ पर इनर्ट गैस के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। इनर्ट गैस का मतलब हम जानते हैं नोबल गैस, लेकिन यहाँ पे इस केस में इनर्ट गैसेस का मतलब नॉट ओनली नोबल गैसेस। यहाँ पे इनर्ट गैस का मतलब होता है वो सारा गैस जो कि एक इक्विलिब्रियम में, मान लेते हैं कि ए और बी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिया गया है, तो कोई ऐसा गैस जो ना ए के साथ रिएक्शन करे और ना बी के साथ रिएक्शन करे, तो हम उसको बोलेंगे इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो गैस नहीं जो नोबल गैस है, वो सारा गैस भी जो ए या बी के साथ यानी गिवन मिक्सचर के साथ में रिएक्शन ना करे, ठीक है। देखो अपने को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, और आर तो बचपन से ही बेचारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो आप देख रहे हो कि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर एंड वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस करेंगे। अगर इनर्ट गैस डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कंटेनर में, जिस कंटेनर में एक रिएक्शन चल रहा है, ए और बी चल रहा है अपना, तो मैंने क्या किया, कोई इनर्ट गैस डाल दिया जो ना ए के साथ रिएक्शन करता हो ना बी के साथ। तो देखो मोल तो ऑब्वियसली कंटेनर बढ़ गया, इसके वजह से प्रेशर एंड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब एक अगर कोई कांस्टेंट कर दें तो दूसरा वाला क्या होगा, चेंज आएगा।
ठीक है, अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर में चेंज आएगा। ठीक है, जरा ध्यान समझो। अगर हम बोले, पहला केस लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से देखो, अगर प्रेशर बढ़ाएं, ये प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, तो देखो एन बढ़ेगा तो फिर वी बढ़ेगा। क्लियर है क्या? वी क्या होगा? ये बढ़ेगा। एन बढ़ाने से, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनर्ट गैस, ये बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ा? तो वॉल्यूम समझो कैसे बढ़ा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई एक गैसेज है, कोई भी गैस है, और उस केस में वॉल्यूम इतना है, और ये पिस्टन मूवेबल है। ठीक है, ये इतना ए और बी गैस पहले से है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ ना कुछ इनर्ट गैसेस डाल दिया। रेड रेड जो दिख रहा है आपको, इनर्ट गैसेस दिख रहा है, इनर्ट गैसेस डाल दिया, तो अंदर में प्रेशर क्या होगा? बढ़ गया, है ना? तो ये क्या करेगा? इंटरनली सारा गैसेस मिलकर चारों वॉल पे, ये कंटेनर का 3 वॉल और ऊपर पिस्टन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अब तो कंटेनर का वॉल तो टूटने से रहा, मूव करने से रहा, लेकिन ये पिस्टन तो मूव कर सकता है ना। ये पिस्टन कहाँ भागेगा? ऊपर भागेगा। और जैसे ही ऊपर भागेगा, तो ध्यान समझ लो, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या? ये ध्यान समझिए, ये बड़ा हम नहीं किया, ये साइड वॉल हम नहीं बढ़ाया है, मतलब ऐसे हो गया। साइड वॉल नहीं बढ़ा, ये पिस्टन को सिर्फ ऊपर करा है ना? तो पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। आप ये समझो, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया था ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, और यहाँ पे वॉल्यूम छोटा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम, इस केस में वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रेशर घटेगा ना, तो प्रेशर घटकर वापस उतना ही आ गया जितना कि पहला केस में था। ये पहला केस है, और ये दूसरा केस। पहला केस में जितना प्रेशर था बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अब उतना ही प्रेशर हो गया इन सेकंड केसेस आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। बट उस प्रेशर को रेक्टिफाई कहाँ किया गया? तो वॉल्यूम को बढ़ा के। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हो गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? ड्यू टू अपवर्ड शिफ्ट ऑफ पिस्टन ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो आप समझो, देखो इनर्ट गैसेस तो खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन इनर्ट गैसेस के वजह से, इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कंटेनर के वॉल्यूम में चेंज आया। राइट, कंटेनर के वॉल्यूम में चेंज आया, तो कंटेनर का वॉल्यूम के वजह से फिर लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल लगेगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। ध्यान समझिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ है, इनर्ट गैसेस के वजह से नहीं, इनर्ट गैसेस के वजह से एक दूसरा इफेक्ट हुआ, विच इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो यहाँ पे ये वही रिजल्ट शो करेगा जो कि वॉल्यूम वाला शो कर रहा था, बेस्ड ऑन डेल्टा एन जी वैल्यू। अगर डेल्टा एन जी वैल्यू पॉजिटिव है तो इफेक्ट होता था, और डेल्टा एन जी नेगेटिव था तो कुछ इफेक्ट होता था। तो देखो, अभी हमने आपको बताया कि, देखो ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला चीज क्या है, कि वॉल्यूम बढ़ाने से, डेल्टा एन जी का वॉल्यूम बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम घटाने से बैकवर्ड जाएगा। तो वहां पर भी वही चीज दिखेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है ना, तो वो फॉरवर्ड ही जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एन जी अगर उस रिएक्शन का नेगेटिव है ना, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है क्या? डेल्टा एन जी, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, घट ही नहीं रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो पॉजिटिव जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एन जी उस रिएक्शन का पॉजिटिव हुआ तो, अगर वॉल्यूम बढ़ा लेकिन डेल्टा एन जी नेगेटिव है ना, तो वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इफेक्ट के बारे में। एट कांस्टेंट प्रेशर हमने देख लिया, अब देखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम को भी फिक्स कर दिया। अब सोचो, ये कंटेनर में जब हम इंट्रोड्यूस किए एक इनर्ट गैस, इसमें एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किए, तो अब तो ये पिस्टन भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया? वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, है ना, और रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका प्रेशर भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर हम क्या लेते हैं? इक्विलिब्रियम पर जो भी चीज है गैसियस, और इक्विलिब्रियम पर जो भी चीज है रिएक्टेंट, उसका लेते हैं ना। अब रिएक्टेंट, इनर्ट गैसेस तो रिएक्शन भाग ही नहीं ले रहा, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, ना ही रिएक्टेंट में वो कंसिडर करेंगे। तो इस केस में नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन और नो डिस्टर्बेंस ऑन
इक्विलिब्रियम, तो किसी एक तरफ वो शिफ्ट नहीं करेगा। सो आप ये समझ गए, दिस इज ऑल अबाउट ली चैटियर्स प्रिंसिपल, कि ली चैटियर्स प्रिंसिपल में क्या क्या करने से क्या क्या डिस्टर्बेंस होगा, है ना। क्या क्या डिस्टर्बेंस करने से क्या इफेक्ट होगा, तो पहला हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से क्या होगा, वॉल्यूम के चेंज करने से क्या होगा, देन वी हैव सीन प्रेशर के चेंज करने से क्या होगा, और रेडिएशन ऑफ इनर्ट गैसेस के करने से क्या होगा। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक विथ सेम एनर्जी। थैंक यू।